An AC generator is the one which produces a current that alternates which produces a current that alternates or changes its direction regularly or changes its direction regularly after a fixed interval of time. After a fixed interval of time, that is, it is a device which converts mechanical energy into alternating form of electrical energy. That is, it is a device which converts mechanical energy into alternating form of electrical energy. नोट्स मेरे पास ना बस 5th तक के ही हैं, बस 5th तक के भेजे तो थे, ग्रुप पर भेजे तो थे, अगर नहीं है तो मैं अलग से भेज दूंगा इंडिविजुअली, कोई बात नहीं। चलिए, मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। into alternating form of electrical energy. इसका डायग्राम देखिएगा, डायग्राम देखिए, आपसे बनवाया तो जाएगा नहीं, लेकिन डायग्राम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार डायग्राम की नेमिंग करने के लिए आ जाती है। तो पोल्स बना लीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डायग्राम वैसे ही है जैसा 10th क्लास में करा था एसी जनरेटर का। आ सकती है। नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, यानी कि एक वायर है, उसको ही रेक्टेंगल की शेप दे रखी है।
एक हो गया ये S1, स्प्लिट होती है स्प्लिट, S1 और S2 स्प्लिट मतलब अलग अलग, S1 और S2, B1 और B2, लोड है कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं उसको लोड बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या, ये जनरेटर है, इस जनरेटर की हेल्प से हम कोई भी बल्ब या कोई भी फैन कोई भी चीज चलाना चाहते हैं, तो वो जो भी बल्ब या जो भी फैन मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा है वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वही लोड है, ठीक है। कि इस जनरेटर पर कितना लोड है, ये जनरेटर कितना लोड उठा सकता है, तो वो लोड उठाने का मतलब ही ये है कि वो कितने अप्लायंसेस को एक साथ चला सकता है, तो उसको हमने यहाँ पर आर मेंशन कर दिया यहाँ पर। ये एक कॉइल है, कॉइल क्या है कि एक रेक्टेंगुलर वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, तो उस कॉपर के वायर को ही रेक्टेंगल की तरह हमने मोड़ दिया, ठीक है। तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनका नाम आप दे दीजिए PQRS, PQR और S, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम ना यहाँ पर प्रोवाइड क्या क्या चीज करा रहे हैं। जनरेटर है तो जनरेटर चलता किससे है, पेट्रोल से, डीजल से या केरोसिन से, इनमें से किसी चीज से वो चलेगा। तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम किसी व्हीकल की बात करते हैं, तो व्हीकल अगर रोड पर मूव कर रहा है तो बेसिकली उसके व्हील्स घूम रहे हैं, तो उसके जब व्हील्स घूम रहे हैं तो वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह हमको मोशन में हेल्प करती है, मैकेनिकल एनर्जी वो होती है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसको घुमा रही है जो एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स तो इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब करंट जनरेट होगा, तो जब भी हम ये कहेंगे कि करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो जब भी करंट प्रोडक्शन की बात होती है, तो करंट इंड्यूस करने की बात होती है, तो लेफ्ट नहीं राइट हैंड, तो हमेशा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। हम्म, ये क्या है, हाँ पाम रूल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये वाला रूल यूज कर सकते हैं जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में हमने ये देखा कि अलग अलग टाइम पर कब यूज करते हैं, जनरेटर के केस में आप यूज करोगे राइट हैंड रूल, और वैसे मोटर के केस में हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। अब मोटर तो देखो सिलेबस में है नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर मेरे पास शुरुआत से ही, अगर मान लीजिए मेरे पास फोर्स मेरे को दे रखा है और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और करंट की डायरेक्शन अगर निकालनी हो, तब तो मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा। अगर मुझे करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, तो मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर वही चीज है, वही चीज है, इंड्यूस के लिए राइट होता है। जब भी करंट प्रोड्यूस होगा तो उसको हम इंड्यूस करंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंड्यूस करंट जहां पर भी है तो उसमें हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे।
और इंड्यूस्ड करंट जो है वो करंट इंड्यूस कब होगा, जब मैं फोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। जब मैं फोर्स, चलिए फ्लक्स चेंज होगा, तो जब मैं फोर्स प्रोवाइड कराऊंगा तो मैंने फोर्स प्रोवाइड करा दी, मैग्नेटिक फील्ड इट इज नॉट गोइंग टू चेंज किसी भी केस में, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो कुछ भी हो, नॉर्थ से साउथ ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दीजिए, जहां पर फोर्स दे रखी है और करंट निकालना है वहां राइट हैंड रूल, जहां पर करंट दे रखा है और फोर्स निकालनी है वहां पर लेफ्ट हैंड रूल। बस इतना याद रखिएगा। अब हमने ये कहा कि ये जो है इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन इस तरह से है, तो मान लीजिए यहाँ पर शुरुआत में हमने ऐसे फोर्स लगाई, और फिर फोर्स ऊपर की तरफ लगा दी, एक फोर्स जितनी यहाँ लगेगी उतनी यहाँ ऊपर की तरफ लगेगी फोर्स। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं इस वाले एंड की बात करूं यानी कि आर एस की बात करूं, तो आर एस पे जो हमारी फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, आर एस पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। तो मैं राइट हैंड रूल की बात करता हूं अगर, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट बताती है, और ये जो थंब है ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो फोर्स नीचे की तरफ है तो उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच करके इसको नीचे की तरफ कर लो, तो थंब को पहले मैंने नीचे की तरफ फिक्स कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे है इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि मुझे इसको इस तरह से करना है। तो अब मैंने अपने हाथ को ऐसे सेट कर लिया, तो अब आप ये देखिएगा कि थंब नीचे की तरफ और जो इंडेक्स फिंगर है वो इस तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इंडेक्स फिंगर इस तरफ, थंब नीचे की तरफ। तो जो ये सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर कहाँ हो गई, सामने की तरफ। सामने की तरफ का मतलब क्या है कि ये इस तरह से रखी हुई है कॉइल, तो करंट हमारा सामने की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। तो करंट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी आगे की तरफ, आई, ठीक है। अब जो करंट है मैं यहाँ पर भी निकाल सकता हूँ डायरेक्शन, यहाँ पर भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और एक दूसरी चीज भी देखेंगे अभी। देखो हमने कहा कि अगर मैं इस वाले एंड की बात करता हूँ, ये PQ वाली साइड की बात करता हूँ, तो PQ वाली साइड पर फिर से मैंने अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करा राइट हैंड रूल के हिसाब से, और अब मैं थंब को पहले मैंने नीचे सेट करा था, अब मैं थंब को ऊपर की तरफ सेट करूंगा। इंडेक्स फिंगर इधर ही रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है नॉर्थ से साउथ, थंब ऊपर की तरफ हो गया, तो अब जो सेंट्रल फिंगर है वो अंदर की तरफ। तो जब सेंट्रल फिंगर अंदर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ। और वैसे भी देख लीजिए, इस जनरेटर को काम करने के लिए करंट अपना लूप तो कंप्लीट करेगा, करंट अपनी साइकिल तो कंप्लीट करेगा, फ्लो तो करेगा ना करंट, तभी तो जनरेटर काम करेगा, नहीं तो जनरेटर काम नहीं करेगा। मैंने ये कहा कि ये करंट ऐसे आ रहा है आर से एस की तरफ, तो आगे वायर खत्म थोड़ी हो गया, ये ऐसे 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 गया, और ये यहाँ पर इस वाली जो पहली वाली जो स्प्लिट रिंग है S1, S1 में करंट ने, मतलब करंट जो है S1 में टच कर गया, और इसके साथ में जो ब्रश 1 है ये टच्ड है, कार्बन का बनता है ये ब्रश, ठीक है। ये कार्बन का किस वजह से बनता है, क्योंकि ये जो रिंग है इस रिंग को आप किसी भी मेटल का बना सकते हैं, ज्यादातर इसको कॉपर का बनाया जाता है। तो कॉपर और कार्बन जब आपस में रगड़ते हैं, जब आपस में वो घिसते हैं, तो कार्बन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन आसानी से घिसता नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि ये कार्बन का है और कार्बन सॉफ्ट होता है, और ये जो है ये एक मेटल है कॉपर, तो अगर एक मेटल दूसरे मेटल से घिसेगा तो चिंगारियां भी वहां पर उठ सकती हैं, आग लगने के चांसेस हैं और आवाज आएगी बहुत बुरी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन ब्रश इस वजह से लगाया जाता है ताकि कि वो टच भी होता रहे और वो घूमता भी रहे, ठीक है। परमानेंटली फिक्स करेंगे तो पता चला पूरा का पूरा सिस्टम ही घूम गया उसके साथ। तो इस ब्रश के थ्रू करंट होता हुआ फिर इस लोड में आता है, और लोड में आते हुए फिर B2 में आएगा, फिर स्लिप रिंग 2 में आएगा S2 में, और फिर यहाँ से होता हुआ करंट बेसिकली जाएगा। तो ऐसे ही तो करंट का इस तरह से लूप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो मोशन प्रोवाइड कराया, मोशन हम इस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। अब क्या होगा, अब आप ये देखिएगा कि एक स्टेज के बाद क्या होगा, एक आधी साइकिल के बाद, हाफ साइकिल के बाद मैं AC जनरेट कर रहा हूं, तो AC याद रखिएगा AC ऐसे होता है, और यहां से लेकर यहां तक जो कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन होता है, ये कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन को मैं कैपिटल T बोल देता हूँ। तो ये वाला कितना हो गया, T/2, फंडामेंटल टाइम पीरियड का आधा T/2। तो इतने में तो करंट ने ये वाला पाथ फॉलो करा, लेकिन जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है उसमें करंट अपोजिट पाथ फॉलो करता है। तो वो जरा देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ होगा यहाँ पर या नहीं होगा। तो बताते हैं अभी, करंट करेगा पाथ फॉलो दूसरा, ठीक है।
जो कॉइल है कॉइल घूमती रहेगी। हमने कहा कि कॉइल इस तरह से घूमी, तो अब ये जो आर एस वाला फेस है ये ऐसे घूमकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया अब आर एस। आर जो इधर था ये घूमकर इस तरफ आ गया, तो ये आर और ये एस, ठीक है। और इधर क्या था, इधर था पी क्यू, तो आर एस तो इस तरीके से नीचे से घूम के ऊपर आ गया, ठीक है, और पी क्यू ऊपर से इस तरफ आ गया, तो पी क्यू। अब याद रखिएगा आर एस यहां पर था, आर एस यहां पर था, और आर एस किसके साथ कनेक्टेड था, आर एस किसके साथ कनेक्टेड था, आर एस इसके साथ कनेक्टेड था, तो अब ये इससे कनेक्टेड है। भाई आर एस यहां पर आ गया तो आर एस इसके साथ था ना कनेक्टेड, और पी क्यू जो है, आर एस ऐसे नीचे से घूम कर गया, पी क्यू ऊपर से ऐसे आ गया, और पी क्यू किसके साथ कनेक्टेड था, पी क्यू इसके साथ कनेक्टेड था, तो पी क्यू को इससे कनेक्ट करो। अब देखिएगा क्या होगा, अब क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अब मेरा पी क्यू यहाँ पर आ गया, एंड पी क्यू इज परमानेंटली कनेक्टेड टू स्लिप रिंग 2, S2 से कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि यहाँ पर वही कंडीशन है कि कॉइल तो ऐसे 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 घूमती चली जाएगी, कॉइल कोई वॉशिंग मशीन की तरह नहीं है कि ऐसे 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 करेगी, वो तो पूरी घूमेगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अब पी क्यू यहाँ पर है, फोर्स पी क्यू पर नीचे की तरफ ही लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी आगे की तरफ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आगे की तरफ रहेगी, मान लिया, ठीक है। लेकिन वो करंट जा कहां पर रहा है, पहले B1 में जा रहा था, अब वो B2 में जा रहा है, यानी कि जब वो B2 में जा रहा है तो बेटा करंट ऐसे हो गया, अब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और ऐसे घूमते हुए वो B1 में आएगा और फिर वापस ऐसे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर पहले जो करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट B1 से B2 फ्लो कर रहा था, सेकंड हाफ साइकिल में वही करंट B2 से B1 की तरफ फ्लो करने लगा। तो हमारा पहली हाफ साइकिल को अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल मान लूं तो दूसरी हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल बन गई। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि फिर से पी क्यू घूमकर उधर आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, और आर एस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, तो फिर से अगली वेव मेरे को ये मिल जाएगी, फिर से नेक्स्ट वेव ये मिल जाएगी। तो इसका मतलब हर हाफ साइकिल पर ये करंट अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग जो है, इसकी वर्किंग का एक एक पैराग्राफ दे रखा है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, वो पूरा एज इट इज या तो मैं आपको नोट करवाऊं, मैं उसकी फोटो भेज दूंगा, ठीक है ना। उसकी वर्किंग की आप फोटो देख लीजिएगा, और इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एसी जनरेटर के, और बहुत ही आसान और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं, अगली क्लास में उसको देखते हैं। और बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं, अगर कोई डाउट आए, आप एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे से पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चैप्टर में बस यही लास्ट हमारा टॉपिक था, एसी जनरेटर वाला। आप लोगों ने मेरे से एक तो शार्पनेस फैक्टर जो क्यू फैक्टर है, और रेजोनेंस वो वाला आपने पूछा था, अगर कहेंगे तो अगली क्लास में वो भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अलग से मेंशन नहीं है सिलेबस में, कहेंगे तो करा दूंगा, इसी में ही है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं। क्यू फैक्टर को शार्पनेस फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, और जो समझाया है तैयारी उसी के हिसाब से करना शुरू कर दीजिए सभी बच्चे।